हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवान एकेडमी। मेरे इस चैनल विवान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं बता दूं कि इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू, मतलब कि जो आधुनिक भारत के इतिहास के वैकल्पिक प्रश्न हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो बिना लेट किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स। मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वो इनमें से किस युद्ध से संबंधित थी। ऑप्शन ए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ऑप्शन बी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ऑप्शन सी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड ऑप्शन डी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। दोस्तों, हम जिस तरह से जानते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो ऑप्शन ए है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी, बसीन की संधि हुई थी, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसमें भी श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं हुई थी। जब तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसके बाद पिंडारियों के दमन के बहाने इस मराठा राज्य का अंत कर दिया गया था और उसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया था। एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था, वो उसके बाद एक सहायक संधि, उसके पहले एक सहायक संधि टीपू सुल्तान के ऊपर लगाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे लगाया था। तो सही आंसर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, क्योंकि इस वॉर के बाद, क्योंकि टीपू सुल्तान उसे राजा था, मराठा निज़ाम और अंग्रेज ये उसके विरोधी थे, तो इन लोगों ने मिलकर उसके ऊपर दबाव बनाया और जिसे उससे अपना आधा राज्य देना पड़ा। और इसी के बाद ये तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद कौन था जो बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर एंड ऑप्शन डी नजमुद्दीन अली खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीर जाफर। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जो जिसमें तीन सम्मिलित सेना थी, मीर कासिम की, शाह आलम सेकंड जो मुगल नवाब था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर भी अंग्रेजी सेना को नहीं हरा सके थे। और अंग्रेजी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। जैसे ही ये बक्सर के युद्ध अंग्रेजों ने जीता, उसके बाद उन्होंने एक पपेट रूलर, कठपुतली शासक को बैठाने का फैसला किया और मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया था। 1764 के युद्ध, ये बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। और 1765 मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया गया था। तो सही ऑप्शन होगा मीर जाफर, ऑप्शन सी। देन हु अमंग फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी। अब मैं शिवाजी के बारे में बता दूं। शिवाजी का एक प्रशासन था जिसमें उन्होंने अष्ट प्रधान, अपनी सहायता के लिए एक मंत्रियों की एक परिषद बनाई हुई थी, जिसमें 8 प्रधान में पेशवा, पेशवा जो था संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण या निरीक्षण करता था। अमात्य जो उसका वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर था। सचिव जो पत्राचार विभाग का हेड था। मंत्री या इसे वाक्यानिविष्ट कहा जाता था, ठीक है, यह दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। सेनापति जो सेना का नेतृत्व करता, जिसे सरे नौबत कहा जाता था। सुमंत जो इनका फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री था, इसे दबीर भी कहा जाता था। पंडित राव और न्यायाधीश, ये इसके 8 अष्टप्रधान में शामिल थे। तो सुमंत भी थे इसमें। मजूमदार जो अमात्य वित्त मंत्री कहलाता था। वाक्यानिविष्ट भी थे, वाक्यानिविष्ट जो मंत्री था। वकील इनमें नहीं था, न्यायाधीश था जो न्याय विभाग का प्रमुख था। तो इसका सही आंसर होगा वकील, जो अष्टप्रधान में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम। क्या किस अब मैं इसमें चौथ और सरदेशमुखी की बात बता दूं। लिखा हुआ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी बाई मराठाज वॉज। अच्छा, चौथ या सरदेशमुखी एक तरह का टैक्स या कर था। चौथ वो टैक्स था, उस समय शिवाजी का प्रशासन बटा हुआ था स्वराज और मुक्तई में।
तो स्वराज जो वो क्षेत्र था जो मराठों के डायरेक्टली कंट्रोल में था, लेकिन मुख्तई वो क्षेत्र था जहाँ से शिवाजी चौथ व सरदेशमुखी वसूल करते थे, कलेक्ट करते थे। चौथ पड़ोसी राज्यों से या उनके जो एरिया थे, उनके क्षेत्र पे हमला या लूट मार ना करने के बदले वसूल लिया जाता था, जो टोटल रेवेन्यू का 1/4 होता था। और सरदेशमुखी इसे अपना लीगल राइट मानते थे, पुश्तैनी मानते थे, और ये 10% में उससे टैक्स का हिस्सा लिया करते थे। तो ये सब वो किसके लिए कर रहे थे? अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए। जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच among the following treaties the British East India Company secured the दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? मतलब किस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स ले, दीवानी का अधिकार उनको मिल गया था, जिससे किस किन किन क्षेत्रों से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हम जानते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त को हुई थी, 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि जो हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। तो इसमें जो पहली संधि हुई थी शाह आलम टू के साथ, इलाहाबाद की प्रथम संधि, उसमें इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए थे। ठीक है, दीवानी और निजामत 2 अधिकारी ने मिलते। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वॉज नॉट अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इसका मतलब ये है कि कौन सा राज्य था जो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या मतलब है यहाँ पे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़पने का सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके आधार पर उन्होंने सतारा, झांसी और कालपी, संबलपुर, इन जगहों को इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हड़प लिया था। ये उन क्षेत्रों पे लगाया जाता था कि सपोज अगर कोई राजा, उसका कोई दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, अगर उसका रियल कोई सक्सेसर या ईर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस पर वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के लॉर्ड डलहौजी उसके राज्य को हड़प लिया करता था। तो इसमें सतारा, झांसी और कालपी थे, पंजाब इसमें नहीं था। और एक और बात यहाँ खास बता दूं, अवध को ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इस पर कब्जा नहीं कर सकते थे, तो अवध के राजा के ऊपर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है, बैड एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके आधार पे अवध का राज भी हड़प लिया था। ये सारे कारण 1857 की क्रांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सारे कारण थे, इन्हीं वजह से कई राजाओं में आक्रोश था। तो अवध का नवाब उसमें वाजिद अली शाह था और कुशासन के आधार पर उसके राज्य को हड़प लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। Now, which among the following was the first presidency of British East India Company in India? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उनकी पहली प्रेसिडेंसी उन्होंने कब बनाई थी? ये हमने डिस्कस किया था कि 1611 में स्वाली के युद्ध के बाद जब इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था तो जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ था, और वो बहुत प्रभावित हुआ था तो उसने इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी। तो इनकी जो पहली प्रेसिडेंसी बनी थी वो बनी थी सूरत। ठीक है, मद्रास, मसूलीपट्टनम, हुगली एक महत्वपूर्ण बस्ती थी यूरोपियंस की, और मसूलीपट्टनम जो पहली बस्ती थी ये डचों की थी। ठीक है, तो इनकी पहली प्रेसिडेंसी सूरत में थी, ऑप्शन सी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडेरी अलायंस? सब्सिडेरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाई गई थी। तो पहला भारतीय शासक कौन था जो सबसे पहले जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले थे अवध के, हैदराबाद के निज़ाम चिनकिलिच खां। इनके बारे में हमने पढ़ा भी था कि अवध के नवाब इसके बाद हुए थे। हमने देखा था मैसूर को भी इसी से हड़पा गया था। तो सबसे पहले 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद फिर 1799 में मैसूर ने, फिर पेशवा, सिंधिया, भोंसले, इन लोगों ने धीरे धीरे करके सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि में जो राज्य इस संधि को एक्सेप्ट करता था, स्वीकार करता था, उसे अपने क्षेत्र में एक सेना रखनी होती थी और उस सेना का खर्चा उठाना होता था। बदले में उनके सारे फॉरेन राइट्स खत्म हो जाते थे। यह सहायक संधि थी और अंग्रेज उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ गुरु नानक? हम जानते हैं कि गुरु नानक जो थे सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे, और
इन्हीं के अनुयायी जो थे वो सिख कहलाए थे। तो गुरु नानक के बाद इन्होंने अपने पुत्रों को ना बनाकर अपने एक शिष्य को अपना गुरु बनाया था, मतलब गुरु का पद दिया था, जो इनके उत्तराधिकारी हुए, और वो थे गुरु अंगद, जिनका प्रारंभिक नाम था लहना। ठीक है। गुरु अर्जुन इनके सिखों के पांचवें गुरु थे, गुरु अमरदास चौथे गुरु थे, सॉरी तीसरे गुरु थे, और गुरु रामदास चौथे गुरु थे। तो गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, गुरु अर्जुन पांचवें गुरु थे, गुरु अमरदास इनके तीसरे गुरु थे, और गुरु रामदास इनके चौथे गुरु थे। तो गुरु अर्जुन इनके पांच, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? गुरु अंगद। गुरु अंगद इनके इमीडिएट सक्सेसर थे गुरु नानक के। नाउ इन विच ईयर नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला अटैक्ड ब्रिटिश फैक्ट्री इन कलकत्ता? किस वर्ष बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्री पर हमला किया था? तो ये इसका सही आंसर आप देखिए, ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी 1756, ऑप्शन सी 1759 एंड ऑप्शन डी 1760। तो इसका सही आंसर होगा 1756, ऑप्शन बी। क्योंकि ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ठीक है, तो जब ये इस समय थे तो ब्रिटिश फैक्ट्री जो कलकत्ता में थी, तो इन्होंने, जब इनके बीच में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था अंग्रेजी और फ्रेंच के बीच में, तो इन्होंने मना किया था, उन्हें शांति बनाए रखने के लिए कहा था। इसमें फ्रेंच तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने, तब इन्होंने इस पर हमला किया था, और इसी के बाद काल कोठरी की त्रासदी हुई, और यही सब पृष्ठभूमि बनी थी बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध की, बैटल ऑफ प्लासी, जो हुआ था 23 जून 1757 को। तो 1756 की घटना थी जब नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री जो कलकत्ता में, वहाँ पे हमला किया था। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता रहा हूँ। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो ये हुई थी 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज सब्सटीट्यूटेड फॉर दैट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था? ये था, आपको ध्यान होगा, 1786, ऑप्शन ए सही नहीं होगा। चार्टर एक्ट 1813, इस समय भी ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ था। चार्टर एक्ट 1833, इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो चार्टर एक्ट 1833 में आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी लेफ्ट रघुनाथ राव रिटायर ऑन पेंशन? किस ट्रीटी के बाद रघुनाथ राव को रिटायर, मतलब ये इनको पेंशन पर रिटायर कर दिया गया था, सेवानिवृत्त कर दिया गया था? ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सालबाई की संधि के बाद रघुनाथ राव को पेंशन पे या रिटायरमेंट दे दी गई थी, उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था, और केवल वो अंग्रेजों के पेंशन पाने वाले रह गए थे सालबाई की संधि के बाद, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड? तो अब ये जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये कब आई थी? तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी तंजौर में, लेकिन ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाए थे। ये आए थे 1616 में, 1616 में ये इंडिया आए थे, लेकिन इन्होंने अपने शासन को बढ़ाया नहीं, और 1745 तक ये सारी बस्तियां अपनी अंग्रेजों को बेचकर वापस चले गए थे। तो इट वॉज 1616, ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग चार्टर एक्ट एंडेड द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? अब ये सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार, ठीक है, ख़त्म कर दिए थे? तो इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले इसका ऑप्शन दिया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो 1793 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि कंपनी के जो सदस्य हैं उनकी सैलरी और पेंशन, उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के जो ये कमर्शियल मोनोपोली थी, मतलब इनका जो एकाधिकार था, वो ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि इनको दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाओं के साथ ये मिला हुआ था, लेकिन इनके व्यापारिक, कमर्शियल मोनोपोली मतलब व्यापारिक एकाधिकार, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ इनका व्यापार बना हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल या राजधानी थी, जो पंजाब के राजा थे उनकी राजधानी थी लाहौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये इसका सही आंसर बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। जब 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन जो ये टेम्परेरी थे, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। लेकिन अगर ये सवाल आता है पहले प्रेसिडेंट संविधान सभा के कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर इज नोन टू हैव रिटन गीता रहस्य। गीता रहस्य, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गीता रहस्य नाम की पुस्तक को लिखा था? एक बार ये सवाल केबीसी में ही पूछा गया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने देखा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। और ये किताब इन्होंने बर्मा की जेल में लिखी थी। इन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी क्योंकि इन्होंने अफजल खां से तुलना कर दी थी जब चापेकर बंधुओं ने अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, जो पूना में प्लेग फैला हुआ था, और उसके बाद उस प्लेग अधिकारियों की हत्या करने के बावजूद इन्होंने उनकी तुलना अफजल खां के, जब शिवाजी ने अफजल खां का वध किया था उससे कर दी थी। तो इस वजह से इन्हें जेल हो गई थी और बर्मा भेज दिया गया। तो वहाँ पे इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। बहुत आसान और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आखिरी वायसराय इंडिया के कौन थे, भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले गवर्नर, यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलेजली, वेलेजली के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग ये पहले गवर्नर जनरल थे। नॉर्थरुक ये वायसराय थे लेकिन पहले नहीं थे, ये मतलब पहले थे, आखिरी नहीं थे। आखिरी कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। इसका उत्तर देखिए, महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, इसके जो है थे ऑथर कौन थे, लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर होगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डीजी तेंदुलकर, ही वॉज द राइट आंसर। तो डीजी तेंदुलकर ने जो पुस्तक लिखी थी महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first Indian to get selected in ICS और इंडियन सिविल सर्विसेज। जो भारतीय सिविल परीक्षाएं होती थी जो 1863 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पहले ये परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना होता था। तो इसमें सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? सबसे पहले उस समय इस परीक्षा के साथ साथ घुड़सवारी की परीक्षा भी पास करनी होती थी, और सिविल सर्विसेज के जन्मदाता मान जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सबसे पहले जो परीक्षा पास की थी वो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी की थी, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये बर्खास्त होने वाले पहले कलेक्टर थे। असम में कलेक्टर रहते हुए इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया था। तो एक सवाल ये बनता है कि असम में रहते हुए सबसे पहले बर्खास्त होने वाले कलेक्टर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और पहले व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विसेज में सबसे पहले सेलेक्ट हुए, ये डीएम बने थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने थे, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनी फर्दर एग्जाम्स, चाहे वो पीएससी हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, तो इनमें से ऐसे सवाल बन के आते हैं। तो ये मेरा पहला सेट था। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसे प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। मैं हर एक टॉपिक के बाद नए सवाल डालूंगा जिसमें हर टॉपिक से 20 to 25 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इसे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।